हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड स्पेशल क्लास 12 13 डेज सीरीज फॉर पीसीएम में केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है नरेश चौधरी और आप देख रहे हैं आइकॉनिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल। तो हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में, जिसका नाम है चैप्टर नंबर फर्स्ट। नाम है हमारा सॉलिड स्टेट, हिंदी में ठोस अवस्था। ठीक, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि हम जो टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनको ही डिस्कस करेंगे, या जो टॉपिक्स पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स कहते हैं जिनको हम अंग्रेजी में, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातों को मैं ओरली बोल दिया करूंगा, आप नोट कर लिया करना। ठीक है, तो छोटी सी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, नोट डाल के पेन कॉपी लेके साथ ही साथ लिखते चलना। ठीक है, कि सबसे पहले पदार्थ या द्रव की अवस्थाएं कितनी होती है? इसकी अवस्थाएं 3 होती हैं हमारे सिलेबस में: ठोस, द्रव, गैस और सिलेबस के बाद 2 और होती हैं। एक होती है प्लाज्मा, एक होती है आपकी बोसाइंस्टीन। ठीक, ये दोनों तो हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इनके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। तो देखते हैं ठोस, द्रव, गैस। तो देखो, गैस को हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, द्रव को भी हल्का पतला पढ़ चुके हैं हम, लेकिन आने वाला जो चैप्टर है विलियन, सेकंड चैप्टर 12th क्लास का, उसमें हम द्रव को पढ़ेंगे डिटेल से। और ये चैप्टर है हमारा ठोस, ठोस अवस्था के बारे में। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ठोस अवस्था। तो आप चाहे तो हेडिंग भी डाल सकते हैं कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है? जैसे सपोज दैट ये कोई हमारा पदार्थ है, ठीक है, इसमें जो उपस्थित कण होते हैं, ठीक है, कण कह लो, अणु कह लो, जैसी आपकी इच्छा हो, और जो इसके अंदर कण हैं उनमें क्या हो? वैद्युत आकर्षण बल क्या हो? अधिक हो, या अंतरा आणविक आकर्षण बल भी कह सकते हैं। और इनके बीच में जो खाली स्थान होता है, खाली स्थान यानी कि अंतराकाशीय अवकाश, रसायन विज्ञान की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में, यानी कि जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो अधिक हो, और जो अंतराकाशीय अवकाश है वो बहुत कम हो। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? ठोस अवस्था। यानी कि आप थ्योरी के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी कि ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें भाग लेने वाले कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल या वैद्युत आकर्षण बल बहुत अधिक एवं कणों के बीच अंतराकाशीय अवकाश बहुत कम होता है, तब पदार्थ की यह अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। ऐसे आप भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों को डिस्कस करेंगे हम। जल्दी जल्दी से बता देता हूं मैं ठोस के बारे में और थोड़ा बहुत, फिर चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर। अब आगे बात करते हैं ठोस के प्रकार। ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। एक होता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? इसमें जो कण भाग लेते हैं ना, भाग लेते हैं या उपस्थित होते हैं, जैसे भी आप कहना चाहें वैसे कहिए, तो वो क्या होते हैं? निश्चित क्रम में होते हैं। जो इसमें भाग लेने वाले कण होते हैं वो क्या रहते हैं? निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, और इनमें क्या पाई जाती है? दीर्घ परास पाई जाती है। तब ऐसे ठोसों को क्या कहते हैं हम? क्रिस्टलीय ठोस।
भाषा के रूप में, थ्योरी के रूप में आप लिख सकते हैं कि ठोस, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें भाग लेने वाले कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा इनमें दीर्घपरास पाई जाती है। अब वहीं अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो थोड़ा सा अंतर है वैसे, यानी अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें भाग लेने वाले कण अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा इनमें लघु परास पाई जाती है। तो आप सभी सोच रहे होंगे, अगर आपने डेफिनेशन लिख ली है तो मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया कि उसमें निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और अक्रिस्टलीय में अनिश्चित क्रम में, लेकिन लघु परास, दीर्घ परास ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो इसी बात को समझते हैं। चलो बाद बाकी आप लिख लेना जो मैंने बोला है वीडियो को रिवर्स करके। चलो देखो, जैसे ये मैंने कोई ठोस ले लिया, सपोज दैट ये मैंने कोई ठोस ले लिया, आयनिक ठोस, कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, NaCl, ठीक है। चलो कुछ ऐसे करेंगे, निश्चित क्रम का मतलब समझ लो एक पैटर्न में, पैटर्न जैसे आप जैसे पैटर्न समझ लो, जैसे 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 4 5 4 5 4 5। तो ये पैटर्न है ना, एक निश्चित क्रम है, हर 5 के बाद 4, हर 5 के बाद 4 आते, जैसे हर 3 के बाद 2, हर 3 के बाद 2, या मैं कहूँ हर 2 से पहले 3, हर 2 से पहले 3, तो एक निश्चित क्रम हुआ। ऐसे ही क्रम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो आ जाओ बात करते हैं, जैसे NaCl है तो इसको मान लिया हमने Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, 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 ठीक है। तो अब देखो, अब मैं क्रिस्टलीय ठोस की बात करूं तो देखो ये कण है हमारे, ये निश्चित क्रम में है, हर Na के बाद Cl है, हर Na के बाद Cl है, या मैं कहूँ हर Cl के पहले Na है, कहीं से भी देख लो, Na के बाद Cl, इतना ही नहीं है, जरूरी नहीं कि ये इतना ही हो, ये बहुत बड़ा हो सकता है, ये तो हमने ऐसे एग्जांपल समझा है। अब मैंने क्या कहा, जो लघु परास और दीर्घ परास की बात करी, तो मैंने कहा कि क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ परास पाई जाती है। दीर्घ परास का मतलब है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि जैसे ये क्रम था निश्चित क्रम, ये आगे भी चलता जाए, ये क्या है हमारा, आगे भी चलता जाए, टूटे नहीं। जैसे फिर Cl के बाद Na, Na के बाद Cl, Cl के बाद Na, ऐसे करके Na के बाद Cl, Cl के बाद Na, ऐसे चलता जाए, इसको कहते हैं हम दीर्घ परास। वहीं इसके विपरीत क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, लघु परास पाई जाती है, यानी ये क्रम ज्यादा चल नहीं पाता है, व्यवस्थित नहीं हो पाता ढंग से। जैसे Na के बाद Cl, Cl के बाद Na के बाद Cl के बाद Na आना है, ठीक है, फिर इसके बाद Cl आना चाहिए, नहीं आया, Na पॉजिटिव आ गया, Cl नेगेटिव, इसके बाद फिर Na आना चाहिए था, नहीं आया, Cl आ गया। इसको कहते हैं क्रम का बिगड़ना, या मैं कहूँ लघु परास, यानी कि जो निश्चित क्रम था वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाया, थोड़ा चला, जैसे ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये निश्चित क्रम है, उसके बाद क्रम बिगड़ गया, इसको कहते हैं लघु परास, ठीक है। भाषा एक बार और बोल रहा हूँ, लिख लेना आप। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें भाग लेने वाले कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा इनमें दीर्घ परास पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें भाग लेने वाले कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते, या मैं कहूँ अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और इनमें लघु परास पाई जाती है। क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं, जो है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ये पूरा चैप्टर इसी चीज पे टिका हुआ है। चलो समझते हैं, उतार लिया करना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो यूनिट सेल। तो ये क्या चक्कर है, आप बायोलॉजी में अगर थोड़ा बहुत जानते हैं, हाई स्कूल में पढ़ी हो, तो ये कहते हैं कि जो हमारा मानव है उसकी सबसे सूक्ष्मतम छोटी इकाई, सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, कोशिका, क्या होती है, कोशिका। वहीं अगर मैं क्रिस्टलीय ठोस की बात करूं, इस चैप्टर में अक्रिस्टलीय ठोस का अब हम नाम भी नहीं लेंगे, ज्यादातर बातें चलेंगी हमारी क्रिस्टलीय ठोस के ऊपर, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जैसे मनुष्य का, ह्यूमन का, मानव का सबसे छोटा पार्ट क्या माना जाता है, मैं कहूँ सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है, सेल, यानी कि कोशिका। ऐसे ही अगर बात करें क्रिस्टलीय ठोस में, तो क्रिस्टलीय ठोसों की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है, सेल।
एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। ठीक, अब ये होती क्या है, ऐसे समझ लो ये एक छोटी सी जगह है जहां पर परमाणु पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में जो परमाणु हमने नॉर्मली दिखा दिया आपको गोला करके, ऐसे नहीं होते। वो क्या पाए जाते हैं, एक जगह पे पाए जाते हैं जिसका नाम दे दिया वैज्ञानिकों ने एकक कोष्ठिका। यानी कि एकक कोष्ठिका क्या हो सकती है, आप लिख सकते हैं कि एकक कोष्ठिका क्रिस्टलीय ठोस का वह सूक्ष्मतम भाग होता है जहां पर परमाणु छोटे छोटे समूहों के रूप में त्रिविमीय संरचना में पाए जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं एक परमाणु मिल जाए तुम्हें, परमाणु एक मिल जाएगा पर उसकी कैटेगरी है, आप समझोगे आगे चल के। ठीक है, आगे बताएंगे इस बात को। तो वो परमाणु पाएगा जाएगा, जो परमाणु पाए जाएंगे एकक कोष्ठिका में, वो क्या होंगे, एक समूह में पाए जाएंगे। और कैसे, त्रिविमीय संरचना में। एक उनकी एक व्यवस्था होगी, त्रिविमीय मतलब 3D स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ठीक है, आओ देखो कैसे। जैसे एकक कोष्ठिका का आकार लगभग ऐसा माना गया है। ठीक है, घन जैसा। ये क्या है तुम्हारी एकक कोष्ठिका। तो त्रिविमीय क्यों कहा, देखो इसमें 3 डायमेंशन है, इसमें 3 अक्ष हैं आपके। देखो एक इसको मान लें एक्स एक्सिस, एक इसको मान लें वाई एक्सिस, और एक इसको मान लें जेड एक्सिस। 3 अक्ष है कि नहीं इसमें, तो इसी को क्या कह रहे हैं हम, एकक कोष्ठिका। ठीक, यानी एकक कोष्ठिका क्रिस्टलीय ठोस का वह सूक्ष्मतम भाग होता है जहां परमाणु छोटे समूह के रूप में एवं त्रिविमीय संरचनाओं में पाए जाते हैं, एकक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एकक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुण। हेडिंग आएगी हमारी एकक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण गलत लिख दिया। एकक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुण। अब ये क्या चक्कर है, देखो अभिलाक्षणिक गुण का मतलब है जो एकक कोष्ठिका में पाए जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे अभिलाक्षणिक गुण। आप देखो, अब इसमें वैसा 6 अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, 6 अभिलाक्षणिक गुण होते हैं एकक कोष्ठिका में। कौन कौन से, 6 अभिलाक्षणिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई 1 नंबर इन क्वेश्चन के एकक कोष्ठिका के कितने गुण है, आप कहेंगे 6 अभिलाक्षणिक 6 गुण होते हैं। उनमें से 3 अक्ष लंबाइयां जिनको हम दिखाते हैं A, B, C से, और 3 बंद कोण। ठीक है, बंद यानी के बॉन्ड एंगल, यानी अल्फा बीटा और गामा इसी में पाए जाते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे, मान लो ये हमारी ए है, देखो एक्सिस हमारे हाथ में होते हैं, किसी में कोई सा बना लो, ये बी है और ये सी है, मान लिया हमने। तो ए के सामने वाला एंगल होता है अल्फा, बी के सामने वाला एंगल होता है बीटा, और सी के सामने वाला एंगल होता है गामा। ऐसे करके 6 अभिलाक्षणिक गुण हैं, जिनमें से 3 बंद लंबाई है, अक्ष लंबाई कह लो जिनको, और 3 क्या हमारे बंद कोण है हमारे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी का यूज होना है आगे हमारा। अब एक टॉपिक और होता है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, ठीक है, कॉपी पेन लेकर साथ ही साथ नोट करते चलना। ठीक है, एक टॉपिक होता है हमारा क्रिस्टल जालक। ये क्या होगा, अवार ही समझ लो, इसको बोर्ड पर बनाऊंगा तो अवार लगेगी, परेशान, ऐसा कुछ नहीं है, साथ ही साथ बनाना, नहीं तो बनेगा नहीं। क्रिस्टल जालक क्या होता है, जब छोटी छोटी बहुत सारी एकक कोष्ठिकाएं एक नियमित क्रम में जुड़ जाती हैं। जब ये हमारी एकक कोष्ठिकाएं बहुत सारी आए एक पास और जुड़ जाए एक नियमित क्रम में, निश्चित क्रम में, तो एक बड़े आकार का घन बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, वो देखा है आपने क्यूब, पजल क्यूब, जिसको हम सॉल्व करते हैं, नीली पीली लाल हरी करके उसमें पोजीशंस होती हैं, उनको हम मैच करते हैं, क्यूब देखा होगा आपने वो। तो वो ये समझ लो इसका एग्जाम्पल है क्रिस्टल जालक का।
क्योंकि उसमें छोटे छोटे कई सारे क्यूब मिलके एक हमारा क्या बनता है, पजल बनता है। ठीक है, उसी जैसा कुछ है। यानी जब ये बहुत सारी एक कोशिकाएं निश्चित क्रम में जुड़ जाती हैं तब एक बड़े आकार का घन बनता है, जिसको क्या कहते हैं हम, क्रिस्टल जालक कहते हैं। आप देखो बनाते इसकी संरचना बहुत अच्छी है, थोड़ी कठिन सी भी है, अगर साथ ही साथ नहीं बनाएंगे तो बनेगी भी नहीं। देखो चलो आओ, जैसे ये है हमारे पास, बनाना साथ ही साथ। ठीक है, ठीक है। ओहो, थोड़ा और करते इसको, नेहरू, यहां से मैंने इतना ही एक और स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल करेंगे, स्क्वायर नहीं इसको। ठीक है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। ठीक है, साथ ही साथ बनाना है, फिर बाद में बनेगा नहीं। ऐसे हमने एक रेखा यहाँ से खींची तो इसको यहाँ तक मिला दिया। ठीक है, छोटा बन गया थोड़ा, इसको यहाँ से कर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से लिया, ठीक, और यहाँ से खींचा ऐसे करके और इसको यो मिला दिया। ठीक है, ऐसी सेम एक रेखा यहाँ से ऐसे कर खींची और ये ऐसे करके कर दी मैंने, और इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से एक पॉइंट लिया पूरा यहाँ तक, यहाँ से एक पॉइंट लिया यहाँ तक, यहाँ से एक पॉइंट लिया यहाँ तक, अब ये तीनों पॉइंट मिला दिए हमने ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट लिया हमने। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्रिस्टल जालक। अगर आप इमेजिन करें तो एक घन आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एक घन ये, एक घन ये, एक घन ये, फिर एक घन ये, फिर एक घन ये, और फिर एक घन ये, फिर एक घन ये। इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, सोचो एक कमरा ये वाला, चलो एक चीज और रहेगी थोड़ा, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो थोड़ा समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, एक घन ये रहा, एक घन उसके पीछे, एक घन ये रहा, एक घन, जो समझ लो 8 कमरे हैं। क्या है ये, 8 कमरे। एक कमरा ये हो गया, इसके पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, जस्ट 4 इसके ऊपर। अब देखो, अब इन्हीं में हम इसी की सहायता से परमाणुओं की संख्या भी निकाली जाती है। तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि जैसे ये दीवार है हमारी, सपोज दैट ये वाली दीवार है, ये 2 कमरों में यूज हो रही नहीं हो रही, एक उस वाले कमरे के लिए और एक इस वाले कमरे के लिए, 2 ही कमरों में यूज हो सकती है ये दीवार। तो हम ऐसा मान लेते हैं इस कमरे की दीवार में ये समझ लो एक परमाणु फंसा हुआ है, तो आधा इसके लिए यूज हो रहा है और आधा उसके लिए यूज हो रहा है। भाई ये दीवार है, अगर मान ले आधा हिस्सा इस कमरे के लिए यूज हो रहा है, आधा हिस्सा उस कमरे के लिए यूज हो रहा है जो इसके पीछे है, तो क्या माना गया, इसमें एक परमाणु इस दीवार पे जो आधा उधर फंसा हुआ है, आधा उधर फंसा हुआ है, तो कहते हैं फलक। इन भुजाओं को क्या कहते हैं हम, घन की भुजाओं कहते हैं फलक केमिस्ट्री में। फलकों पर परमाणु का 1/2 भाग पाया जाता है। ठीक है, फलकों पर 1/2 भाग पाया जाता है। अगर वही बात करूं मैं कौनों की, कौनों, अब आप ये मत समझ लेना इतना ही बड़ा घन होता है कि बड़ा आकार का जालक होता है किसी, इसके ऊपर और भी बहुत सारे लग रहे होंगे, इधर भी नीचे बहुत सारे होंगे, बहुत बड़ा है, इसकी संरचना खत्म नहीं हुई है फिलहाल। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ से देखो इस पॉइंट से क्या कमरे जुड़ रहे हैं, आप इमेजिनेशन करो 8 ही जुड़ रहे हैं, एक ये वाला कमरा, एक ये वाला कमरा, एक ये वाला कमरा, एक ये वाला कमरा, और 4 जस्ट इसके नीचे वाले कमरे, एंड इस पॉइंट से टोटल 8 कमरे जुड़ रहे हैं। और ये सभी क्या है हमारे परमाणु में, ये सभी क्या है, ठीक है, ज्यादा हो गया क्या, ओहो, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट में गया,
अगर ये हमारा एक परमाणु है, या मैं कहूँ एक पॉइंट 8 कमरों से जुड़ा हुआ है, यानी एक परमाणु 8 कमरों से जुड़ा हुआ है, अगर मैं इसमें से एक कमरे को निकालने की कोशिश करूं, एक कमरे को निकालने की कोशिश करूं, तो उस परमाणु का जो 8 कमरों से जुड़ा हुआ था उसका कितना भाग निकाल लिया मैंने? 1/8। भाई 8 से एक परमाणु 8 से जुड़ा हुआ, मैंने इसका छोटा सा भाग निकाल लिया जो एक कमरे से जुड़ा हुआ था, तो मैंने कितना निकाला? 1/8। यानी कहा जाता है कोनों पर परमाणु का 1/8 भाग पाया जाता है। थोड़ा फास्ट है क्योंकि रिवीजन भी करना है लास्ट में 10 दिनों का, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करें थोड़ा बहुत। तो ये है, यानी कि आगे जरूरत पड़ेगी कि कोनों पे कितना पाया जाता है परमाणु का भाग? 1/8। फलक पर कितना पाया जाता है? 1/2 भाग पाया जाता है। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में? छाप लो इसे फटाफट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम आगे चल के एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो देखो, एकक कोष्ठिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है आद्य या साधारण भी कहते हैं इसको, साधारण एकक कोष्ठिका। ठीक है, एक होती है मध्यम या केंद्रित, केंद्रित नाम ज्यादा फेमस है इसका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, ये है। अब आद्य एकक कोष्ठिका क्या होती है और फिर समझेंगे केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो देखो, ये हमारी एकक कोष्ठिका है, परमाणु मैंने बताई दिए कोने पे और कहां पाए जाते हैं? फलकों पर। चित्र बना लेना है इसके लिए। पहली बात कर रहा हूं मैं आद्य एकक कोष्ठिका, या मैं कहूं साधारण एकक कोष्ठिका, भाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यानी कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु केवल कोनों पर ही पाए जाते हैं, क्या कहलाती है? आद्य एकक कोष्ठिका कहलाती है। क्लियर? कोई परेशानी? चल आगे, केंद्रित एकक कोष्ठिका या माध्यम एकक कोष्ठिका। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो, उसमें सिर्फ कहां पाए जाते थे? कोनों पर। इसमें क्या है? कोनों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं। अन्य स्थान का मतलब मेरा क्या है? फलक से है, इसके केंद्र से है। कोने तो है ही है, अन्य स्थान मतलब इसकी दीवारें और इसका सेंटर जो केंद्र है, वहां पर ही पाए जाते हैं। ऐसे करेंगे भाई, दीवारों पे कितना पाए जाएंगे? फलक पे 1/2, यानी कि आधा आधा। ऐसे बीच में पाया जाएगा एक इस फलक पर आधा और एक इस फलक पर आधा, पीछे वाली। ऐसे करें। केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है? जैसे परमाणु कोनों के साथ साथ कहां पाए जाए? अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं। क्या कहलाती है? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसके प्रकार और देख लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है। देखो, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसको हम एफसीसी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, क्या कहते हैं? एफसीसी। एक होती है अंतः केंद्रित, इसको कहते हैं हम बीसीसी। फलक केंद्रित का मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एक लास्ट और होती है तीसरी, जिसके बारे में हमारे सिलेबस में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है। एक होती है अंत्य, ऐसे करके लिख देते हैं अंत्य, यानी एंड केंद्रित, अंतः केंद्रित। इसको कहते हैं ईसीसी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये क्या क्या होती है? देखो, अब हमें पता है कि केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या है।
कि जिसमें परमाणु कोनों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी पाए जाए। बस समझ लो फलक केंद्रित एकक कोष्ठकाम क्या होता है। देखो फलक केंद्रित एकक कोष्ठकाम होता क्या है कि जिसमें परमाणु कोनों के साथ साथ, यानी कि वह एकक कोष्ठका जिसमें परमाणु कोनों के साथ साथ 6 फलकों पर भी पाए जाते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठका कहलाती है। 6 फलकों पर भी पाए जाते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठका कहलाती है। क्लियर। अंतः केंद्रित बॉडी माने अंतः केंद्रित यानी बॉडी, बॉडी माने अंतः केंद्रित, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो ये क्या है, केंद्रित एकक कोष्ठका तो हम जानते हैं क्या है। अब अंतः केंद्रित क्या है, यानी जिसमें परमाणु कोनों के साथ साथ, कोनों पे तो पाए ही जाएंगे, ठीक है, कोनों के साथ साथ एक परमाणु इसके केंद्र में भी पाया जाता है। कोनों पे तो पाए जाते हैं, साथ में एक परमाणु इसके केंद्र पर भी पाया जाता है। ऐसी एकक कोष्ठका क्या कहलाती है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका। भाषा आप अपने आप बना सकते हैं, जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे लिखते चले, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। फिर कहूंगा इस लेक्चर में भी कि एवरेज और वीक प्रकार के जो स्टूडेंट हैं वो मेरी वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, एक एक लेक्चर को देखें, ठीक है। अब देखो अंतः केंद्रित यानी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये क्या होती है, यानी इसमें क्या है, केंद्रित का मतलब जान ही गए कि हम कोनों पे तो पाए जाएंगे, साथ ही साथ यानी कि वह एकक कोष्ठका जिसमें परमाणु कोनों के साथ साथ किन्हीं भी दो, कोनों के साथ साथ किन्हीं भी दो, यानी कोई सी भी दो हो सकती है, किन्हीं भी दो आमने सामने वाली भुजाओं पर भी पाए जाते हैं, यानी कोनों पे पाए जाएंगे, साथ ही साथ किन्हीं भी दो, ये हो सकती है, ये हो सकती है, या ये वाली और इसके पीछे वाली हो सकती है, यानी कोई सी भी दो हो सकती है, उन पर भी पाए जाएंगे परमाणु, ठीक है। ऐसी एकक कोष्ठका को कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका, ठीक है। फटाफट छाप लो। छाप लिया, ठीक है, हो गया। चलो अब देखो मैंने पहले कह दिया कि थोड़ी सरल चीजों को मैं ऐसे ही बताया करूंगा, आप कॉपी पेन लेके बैठा करें, जैसे क्लासरूम में बैठते हैं ना, अपने स्कूल जाते हैं तो टीचर ऐसे बोलता है, तो ऐसे ही मैं बोला करूंगा, आप उन चीजों को लिख लिया करेंगे। बाद बाकी जो लिखने की चीजें होंगी मैं उनको बोर्ड पे लिख दिया करूंगा, आप अगर उतनी जल्दी नहीं उतार पाएंगे तो आप उसको वीडियो को पॉज करें और लिख लें, ठीक है। और जो लिखने की चीजें होंगी उनको मैं बोर्ड पे कराता ही चलूंगा। और फिर कहूंगा एक भी वीडियो लेक्चर मिस ना करें, सभी को देखें, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमें कंप्लीट सिलेबस कराने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे दुगनी मेहनत करने की आपको जरूरत है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।